आज की इस क्लास में हम लोहे का उपयोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आउट आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरत शर्मा के बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। यदि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता है तो धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। शॉर्ट नोट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा। जब आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा तो जो प्रत्येक कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक फैक्ट है, वो आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ पाएंगे, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। आज का जो फोकस पॉइंट है लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। लोहे का उपयोग के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण लोकेशन का डिस्कशन करेंगे जहां पे लोहे के एविडेंस पाए गए हैं। यदि हम मिस्र की बात करें, मिस्र उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। मिस्र देश प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अब ये जियोग्राफी, एक भूगोल का टर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिस्र उत्तरी अफ्रीका में कहां पे स्थित है। यदि आपको नहीं पता है, यदि आपको विश्व के मैप में ये नहीं पता है कि मिस्र कहां पे स्थित है, तो पहला काम आपको ये करना है, आपको विश्व का मैप देखना है और उसके थ्रू उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। किस लोकेशन को? मिस्र। तो मिस्र कहां पे स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो मिस्र है ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आपको जाना है, विश्व का मैप देखना है और इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो मैं काम आपको कह रहा हूं ये जरूर आप करिएगा। अगर आपको मिस्र पता है, विश्व के मैप में पता है कि मिस्र कहां पे स्थित है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको नहीं पता है तो आपको इसी टाइम ये काम करना है, विश्व के मैप में जाकर के देखना है कि मिस्र कहां पे स्थित है। मिस्र को हमने आपको बता दिया कि मिस्र जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आपका काम है इसको विश्व के मैप पे जाके आइडेंटिफाई करना। मिस्र में ईसा पूर्व 3000 के आसपास एक लोग इस मिस्र में ईसा पूर्व 3000 के आसपास एक टुकड़ा प्राप्त होता है। मिस्र में ईसा पूर्व 3000 के आसपास एक टुकड़ा प्राप्त होता है जिसकी पहचान लोहे के रूप में होती है। मिस्र में ईसा पूर्व 3000 के आसपास एक टुकड़ा प्राप्त होता है जिसकी पहचान लोहे के रूप में होती है और इसे हम काला तांबा के नाम से भी जानते हैं। मिस्र में ईसा पूर्व 3000 के आसपास एक टुकड़ा प्राप्त होता है जिसकी पहचान लोहे के रूप में होती है और मिस्र में उसे काला तांबा के नाम से जाना जाता है। मिस्र में उसे स्वर्ग से गिरा काला तांबा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध धातु के रूप में लोहे बनाने का काम सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ? शुद्ध धातु के रूप में लोहे बनाने का काम सबसे पहले कहां पे शुरू होता है? मेसोपोटामिया में शुरू होता है। मेसोपोटामिया को आज के समय में हम इराक के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया को हम आज के समय में इराक के नाम से जानते हैं। यहां भी वही काम करना है। यदि आपको पता है, अगर आपको मैप में पता है, विश्व के मैप में पता है कि इराक कहां पे स्थित है तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसी टाइम ये काम करना है, आपको विश्व के मैप में जाके देखना है कि इराक कहां पे स्थित है। इससे जो पॉइंट आप पढ़ेंगे, आप रटेंगे नहीं, ये आपके दिमाग में वो इमेज बनेगी कि यहाँ पे विश्व के मैप में यहाँ पे आप जो है इराक स्थित है और आपके माइंड को अच्छा भी लगेगा। तो इससे आपके जो आप पढ़ने से बोर हो जाते हैं, जो आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसी समस्याएं आपके सम्मुख नहीं आएंगी। जब आप समझ के पढ़ेंगे, इमेज बना के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। जब आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को समझ के पढ़ेंगे, मैथ के थ्रू उसका अध्ययन करेंगे, अगर मैथ से संबंधित पॉइंट है तो कभी भी पढ़ाई में आपको बोरिंग फील नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका पढ़ने का और मन करेगा। तो ये जो पढ़ने में आपका मन नहीं लगता, इसके पीछे का एक कारण है कि जब आप रटने का प्रयास करोगे, यदि आप रटने का प्रयास करोगे तो आप घटते जाओगे, जो रटेगा वो घटेगा। इसलिए आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी अगर मैथ से संबंधित फैक्ट है तो उसको मैप के थ्रू देखने का प्रयास करना चाहिए, उसका इमेज आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो इससे आपका पढ़ने में मन और लगेगा, आपका पढ़ने का और मन करेगा। ठीक है, तो इसी टाइम आपको काम करना है कि अगर आपको पता है कि मैप में इराक कहां पे स्थित है, विश्व के मैप में इराक कहां पे स्थित है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसी समय आपको देखना है कि विश्व के मैप में इराक कहां पे स्थित है। इराक जो है ये पश्चिमी एशिया में स्थित है। और आपको मैप में जाके देखना है अगर आपको नहीं पता है।
मेसोपोटामिया में ईसापुर 5000 के आसपास मेसोपोटामिया में शुद्ध धातु के रूप में लोहे बनाने का काम शुरू होता है। सबसे पहले शुद्ध धातु के रूप में लोहे बनाने का काम कहां पे शुरू होता है? सबसे पहले शुद्ध धातु के रूप में लोहे बनाने का काम कहां पे शुरू होता है? मेसोपोटामिया में शुरू होता है। आज के समय में हम मेसोपोटामिया को इराक के नाम से जानते हैं और इसकी टाइमलाइन क्या है? ईसापुर 5000 के आसपास सबसे पहले शुद्ध धातु के रूप में लोहे बनाने का काम मेसोपोटामिया में शुरू होता है। आफ्टर दैट कहां पे शुरू होता है? इसके बाद कहां पे शुरू होता है? इसके बाद अनातोलिया में शुरू होता है। इसके बाद आफ्टर मेसोपोटामिया के बाद कहां पे शुरू होता है? अनातोलिया में शुरू होता है। अनातोलिया को आज के समय में हम तुर्की के नाम से जानते हैं। अब ये भी एक पॉइंट जियोग्राफी से संबंधित है, यानी भूगोल से संबंधित है। तो अगर आपको मैप में पता है कि तुर्की कहां पे है, आपने मैप पे आइडेंटिफाई किया, आपको पता है कि मैप में तुर्की यहां पे है, तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसी समय ये काम करना है, आपको विश्व के मैप में जाना है और तुर्की को आइडेंटिफाई करना है। यदि आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर करना है तो जो मैं कह रहा हूं ये जरूर आपको करना है। आप देख रहे हैं कि इसमें कई ऐसे टर्म हैं जो जियोग्राफी से संबंधित है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़े तो हिस्ट्री के साथ आपकी जियोग्राफी भी तैयार होगी। तो इसी समय जो भी पॉइंट ऐसे हैं जो जियोग्राफी से संबंधित है उसे विश्व के मैप के थ्रू आउट उसको आइडेंटिफाई करें और उसकी इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। तो अनातोलिया में शुद्ध धातु के रूप में लोहे बनाने का काम कब शुरू होता है? ईसापुर 3000 के आसपास। पश्चिमी एशिया में लोहे को बहुमूल्य धातु धातु माना जाता था और शासकों द्वारा उपहार के रूप में क्या दिया जाता था? लोहा दिया जाता था। यदि हम पश्चिमी एशिया की बात करें तो पश्चिमी एशिया में लोहे को बहुमूल्य धातु माना जाता था और पश्चिमी एशिया के शासकों के द्वारा उपहार के रूप में क्या दिया जाता था? लोहा दिया जाता था। और इसकी टाइमलाइन क्या है? ईसापुर 1200 के आसपास पश्चिमी एशिया में लोहे को बहुमूल्य धातु माना जाता था और पश्चिमी एशिया के शासकों के द्वारा उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में क्या दिया जाता था? लोहा दिया जाता था। इससे पता चलता है कि लोहे का इंपॉर्टेंस पश्चिमी एशिया में कितना ज्यादा था। यदि पश्चिमी एशिया की बात करें तो पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? प्रेजेंट टाइम में पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? सऊदी अरब आते हैं, सीरिया आता है, ईरान आता है, इराक आता है और भी देश आते हैं। तो हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप रटे ना। हमने आपको ये इसलिए बता दिया कि पश्चिमी एशिया में कौन से देश आते हैं। सऊदी अरब आता है, सीरिया आता है, ईरान आता है, इराक आता है और भी देश आते हैं। ये काम आपको करना है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से देश पश्चिमी एशिया में आते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो जो मैं जितना कह रहा हूं उतना आप करें। इससे आपकी सेल्फ स्टडी करने के अप्रोच भी आपके अंदर आएगा, आप सेल्फ स्टडी करना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि आपको रटना आपको नहीं है। जैसे आपके समूह, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपके समूह के कीवर्ड आया पश्चिमी एशिया। अब आप इसको देख के डर गए क्योंकि आपको पश्चिमी एशिया के बारे में नहीं पता है। देखिए जैसे आपने एनसीईआरटी को पढ़ा उसमें पश्चिमी एशिया आया। यदि आपको पश्चिमी एशिया के बारे में विश्व के मैप में अच्छे तरीके सही तरीके से पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं पश्चिमी एशिया मैप में कहां पे है, पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो इससे आपको डर लगेगा, तो डर जब लगेगा तो आप पढ़ना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको डरना नहीं है। इसके बेसिक पॉइंट हमने बता दिए। पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? सऊदी अरब आता है, सीरिया आता है, ईरान आता है, इराक आता है और भी देश आते हैं। तो ये काम आपका आइडेंटिफाई करना है। आपका काम क्या है? विश्व के मैप में अगर आपको पता है, विश्व के मैप में ये सभी लोकेशन पता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो इसी समय आपको काम करना है। आपको विश्व के मैप में जाना है, देखना है कि सऊदी अरब, सीरिया, ईरान, इराक कहां पे हैं और इसके अतिरिक्त और कौन से देश पश्चिमी एशिया में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत की। यदि हम लोहे की बात भारत के संदर्भ में करें, यदि हम लोहे की बात भारत के संबंध में और अफगानिस्तान के संबंध में करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। यहां से आपको बुलेट पॉइंट, अभी
भारत और अफगानिस्तान के अंतर्गत आपको बुलेट पॉइंट सीखने को मिलेंगे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यदि हम भारत की बात करें, तो भारत में जो लोहा है वो लोथल जो गुजरात में स्थित है कभी कभी यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि भारत में बात करें तो भारत में लोहा में कब देखने को मिलता है, भारत में हमें लोहा कहाँ पे देखने को मिलता है, लोथल में देखने को मिलता है। लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। कभी कभी हमें लोहा भारत के लोथल में हमें देखने को मिलता है। लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। कभी कभी लोहा हमें लोथल में देखने को मिलता है। लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। ठीक है, यदि भारत की बात करें तो भारत के किस स्थान में हमें कभी कभी लोहा देखने को मिलता है, लोथल में, और लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। इसी प्रकार अफगानिस्तान में कुछ लोहा में देखने को मिलता है। इस प्रकार अफगानिस्तान से हमें कुछ लोहा देखने को मिलता है। कब, हड़प्पा काल में। कब देखने को मिलता है, हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। हड़प्पा काल की जो टाइम लाइन है वो ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के बीच है। हड़प्पा काल की जो टाइम लाइन है वो ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के बीच, यानी अफगानिस्तान में जो कुछ लोहा आपको देखने को मिलता है किस टाइम लाइन में, ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के बीच हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि जो हड़प्पा काल है, हड़प्पा सभ्यता में हमने आपको बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं होता था। तो यहाँ पे एक स्थल जो अफगानिस्तान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ अफगानिस्तान में कुछ लोहा आपको देखने को मिलता है। किस टाइम लाइन में, किस समय में, हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल का मतलब क्या हुआ कि यानी ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के बीच, क्योंकि हड़प्पा काल की जो टाइम लाइन है वो ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के बीच। अब हम इसकी रियलिटी चेक करेंगे, इसकी वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में लोहा है। यहाँ पे जो आपसे कहा जा रहा है कि भारत के किस स्थल लोथल और अफगानिस्तान में जो कुछ लोहे आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हम जिस कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें पहले ये बताया जा रहा है कि भारत के लोथल स्थल में और अफगानिस्तान में हमें कुछ लोहे देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी रियलिटी की, इसकी वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में लोहा है कि लोहा नहीं है, ये है क्या, इसे हम चेक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बुलेट पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा जो हम भारत और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जो हम भारत और अफगानिस्तान में कुछ लोहे की प्राप्ति की बात, कुछ लोहे के होने की बात कर रहे हैं, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी रियलिटी ये है कि शुद्ध लौह धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता। जो हमें यहाँ भारत में, जो हमें भारत और अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है, जो हमें भारत के लोथल और अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है, वो क्या है, वो शुद्ध लोहे धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। भारत के लोथल और अफगानिस्तान में जो कुछ लोहे आपको देखने को मिल रहे हैं वो शुद्ध लौह धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्योंकि वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है जो आप भारत के लोथल में और अफगानिस्तान में देख रहे हो, वास्तव में है क्या, ये वास्तव में क्या है, वास्तव में ये लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं। वास्तव में जो आप भारत के लोथल और अफगानिस्तान में कुछ लोहे आपको देखने को मिल रहे, वास्तव में वो क्या है, वास्तव में वो लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं, यानी तांबे की वस्तुएं हैं। वास्तव में वो लौह अयस्क युक्त तांबे की वस्तुएं हैं, तांबे की वस्तुएं हैं। तांबा से अलग नहीं किया गया है। लौह अयस्क को वास्तव में जो आप भारत के लोथल और अफगानिस्तान में कुछ लोहे आपको देखने को मिल रहे हैं, वास्तव में क्या है, वास्तव में ये लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं, यानी लौह अयस्क युक्त तांबे की वस्तुएं हैं। तांबा से अलग नहीं किया गया है। लौह को तांबा से अलग नहीं किया गया है। जो ये लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं आपको देखने को मिल रही हैं, जो आपको लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं आपको देखने को मिल रही है, उसे तांबा से अलग नहीं किया गया है, उसे तांबा से अलग नहीं किया गया है, यानी तांबा से अलग करके उसे लोहा नहीं बनाया गया है। तो ये दर्शा रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइमलाइन में यानी ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के आसपास इन क्षेत्रों में
लौह अयस्क से ताम्र को अलग करने की तकनीक इनको नहीं पता थी। इससे हमें पता चल रहा है कि लोथल और अफगानिस्तान में इस टाइम में ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के आसपास इन लोगों को लौह अयस्क के तांबे को अलग करने की तकनीकी इनको पता नहीं थी। इस कारण से इस लौह अयस्क जो ताम्र है, जो तांबा की वस्तुएं हैं, वहां से तांबे को ये लोग अलग करने की तकनीक नहीं जानते थे, जिस कारण से यहाँ पे आपको लोहा देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोहे की वस्तुएं नहीं। एक क्लियर क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट क्या क्लियर कर दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं कि इस टाइम लाइन में यानी ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के पास लोथल और अफगानिस्तान में जो कुछ लोहे की वस्तुएं देखने को मिल रही, वास्तव में वो लोहा नहीं है। वो लोहा नहीं है, क्या है वास्तव में, वो लौह अयस्क ताम्र है। और इसमें से तांबे को अलग नहीं किया गया है। इसमें से ये जो लौह अयस्क ताम्र आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से तांबा अलग नहीं किया गया है। तांबा अलग नहीं किया गया क्यों? क्योंकि इन लोगों को यानी इस टाइमलाइन में जो इन क्षेत्रों में थे, ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के बीच इन क्षेत्रों में जो थे, इन्हें लौह अयस्क से तांबे को अलग करने की तकनीक नहीं पता थी। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया ना कि भारत के लोथल में और अफगानिस्तान में जो कुछ लौह की वस्तुएं आप लौह देखने को मिलता है, जो लोहे आपको देखने को मिलते हैं, वास्तव में वो लोहा नहीं है। तो क्या है वास्तव में, वो लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं। वास्तव में क्या है, लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं। और इन लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुओं से तांबा से अलग नहीं किया गया है। इन्हें ये जो वस्तुएं आपको जो ये लौह अयस्क ताम्र वस्तुएं आपको देखने को मिल रही है, इनमें से तांबा को अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इन लोगों को अफगानिस्तान के लोगों को और भारत के लोथल के लोगों को इस टाइमलाइन पे ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के बीच इन्हें लौह अयस्क की ताम्र वस्तुओं से तांबे को अलग करने की तकनीकी नहीं पता थी। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये लोग शुद्ध लौह धातु या लोहे के काम को नहीं ये जो आपको कुछ एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं, ये शुद्ध लौह धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से, राजस्थान से हमें कुछ लोहे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से हमें शुद्ध लोहे देखने को मिलते हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हमें शुद्ध लोहे देखने को मिलते हैं। किस काल में? ताम्र प्रसार काल उस काल को कहते हैं जब लोग तांबे और पत्थर की वस्तुओं का उपयोग करते थे। ताम्र प्रसार उस युग को कहते हैं जब लोग तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। और ताम्र प्रसार काल में हड़प्पा से पहले का भी समय आता है, विकसित हड़प्पा का भी समय आता है, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद का भी समय आता है। यानी जो ये ताम्र प्रसार काल है, इसमें 3 टाइमलाइन है। ताम्र प्रसार काल में हड़प्पा से पहले का भी समय आता है, और ताम्र प्रसार काल में विकसित हड़प्पा सभ्यता भी आती है, और ताम्र प्रसार काल में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद की जो टाइमलाइन है, वो भी इस ताम्र प्रसार काल में आती है। तो ये ताम्र प्रसार काल है, ये ताम्र प्रसार काल के लोग तांबे और पत्थर की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। ताम्र प्रसार युग के लोग तांबे और पत्थर की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। इस ताम्र प्रसार युग में हमें राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में शुद्ध लोहे देखने को मिलते हैं। और लास्ट फेज यानी अंतिम चरण में, यानी ताम्र प्रसार काल के लास्ट फेज में यानी अंतिम चरण में हमें कर्नाटक में भी हमें शुद्ध लोहे देखने को मिलते हैं। ताम्र प्रसार काल के लास्ट फेज में यानी अंतिम चरण में हमें कर्नाटक में शुद्ध लोहे देखने को मिलते हैं। शुद्ध लोहे कुछ स्थानों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन निरंतर प्रयोग की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन यहाँ से कर्नाटक से और राजस्थान से हमें निरंतर प्रयोग की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे इस एनसीईआरटी राम शर्मा की। अब देखिए कितना अगर बारीकी से अगर जरा सी भी आप गलती करते हैं, जरा सा भी आप ध्यान नहीं देते हैं, तो यही एक कांसेप्ट क्लियर करना है। इसी तरह एक कांसेप्ट क्लियर किया जाता है, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट हो, पानी की तरह पूरा ट्रांसपेरेंट हो, आपको दिखाई दे पूरा कि है क्या। रटना नहीं, आप अगर यहाँ पे रटेंगे, रट करके काम चलने वाला नहीं। आप देख रहे हैं कितनी गहराई है,
आपको दिख रहा होगा कितनी गहराई है। अगर जरा सा भी आपने आपका ध्यान हटेगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। यहाँ पे देखो कहा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में शुद्ध लोहे ताम प्रसार युग में देखने को मिलते हैं और ताम प्रसार काल के अंतिम चरण में कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में हमें शुद्ध लोहे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन निरंतर प्रयोग की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। लेकिन हमें कर्नाटक और राजस्थान में इसके निरंतर प्रयोग होने की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कर्नाटक और राजस्थान में इसके निरंतर प्रयोग होने की जानकारी प्राप्त नहीं होती। हमें राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ताम्रशाली में शुद्ध लोहे की वस्तुएं, शुद्ध लोहे देखने को मिलते हैं और ताम्रशाल काल के अंतिम चरण में कर्नाटक में कुछ शुद्ध लोहे देखने को मिलते हैं। लेकिन कर्नाटक और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो आपको ये देखने को शुद्ध लोहे देखने को मिल रहे हैं, इनके निरंतर प्रयोग की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनके निरंतर प्रयोग की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करेंगे गंधार की। गंधार जो पाकिस्तान में स्थित है, गंधार जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का इस्तेमाल देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, दैट इज द बुलेट पॉइंट। क्या कहा जा रहा है, गंधार जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पे ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का इस्तेमाल देखने को मिलता है। क्योंकि गंधार से हमें जो मृत शरीर, जो यहाँ का जो गंधार है, यहाँ के एविडेंस में पता चलता है कि यहाँ जो मृत शरीर को दफनाया गया, गंधार में जो मृत शरीर को दफनाया गया था, वहां से पर्याप्त मात्रा में हमें लोहे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। गंधार जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पे जो मृत शरीर दफनाए गए थे, उस मृत शरीर से हमें पर्याप्त मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। हमने आपको कहा कि गंधार जो पाकिस्तान में स्थित है, ईसा पूर्व 1000 के आसपास यहाँ लोहे का इस्तेमाल होता था। कैसे पता चलता है, गंधार से जो खुदाई से जो मृत शरीर के दफनाए जाने का एविडेंस प्राप्त होता है, उस मृत शरीर जो दफनाए गए थे, उसके साथ हमें पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है, लोहे प्राप्त होते हैं। जो मृत शरीर गंधार जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पे जो मृत शरीर दफनाए गए थे, उसके साथ हमें पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से भी हमें लोहे के इस्तेमाल के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से भी हमें लोहे के इस्तेमाल का पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमें मृत शरीर जो दफनाए गए थे, उस मृत शरीर के साथ पर्याप्त मात्रा में हमें क्या प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ईसा पूर्व 1000 के आसपास और किन क्षेत्रों में आपको लोहे का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ईसा पूर्व 1000 के आसपास आपको और किन क्षेत्रों में लोहे का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ईसा पूर्व 1000 के आसपास आपको और किन क्षेत्रों में लोहे का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो इसमें आपका आ जाता है पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एक पॉइंट यहाँ ध्यान देने योग्य है, ईसा पूर्व 800 के आसपास, ईसा पूर्व 800 के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे के हथियारों के रूप में हमें तीर और भाला देखने को मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईसा पूर्व 800 के आसपास लोहे के हथियार के रूप में तीर और भाला का उपयोग हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे के इस्तेमाल का एविडेंस और कहां से प्राप्त होता है। ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे के हथियार के या लोहे के औजार का इस्तेमाल होने का एविडेंस और कहां से प्राप्त होता है। ईसा पूर्व 1000 के आसपास से लोहे के इस्तेमाल का एविडेंस और कहां से प्राप्त होता है, पूर्वी पंजाब से प्राप्त होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईसा पूर्व 800 के आसपास लोहे के हथियार के रूप में हमें तीर और भाले का उपयोग देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोहे का इस्तेमाल कब देखने को मिलता है? ईसा पूर्व 700 के आसपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कब देखने को मिलता है? ईसा पूर्व 700 के आसपास। और उत्तर बिहार के विदेह में कब देखने को मिलता है? उत्तर बिहार के विदेह में कब देखने को मिलता है? ईसा पूर्व 700 के आसपास। तो ईसा पूर्व 700 के आसपास, ईसा पूर्व 700 के आसपास लोहे का इस्तेमाल आपको कहां पे देखने को मिलता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और उत्तर बिहार के विदेह में देखने को मिलता है। उत्तर बिहार के विदेह में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इन जो लोहे के एविडेंस यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो लोहे के हथियार के एविडेंस यहाँ से प्राप्त होते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथों में इसे श्याम या कृष्ण अयस या काला धातु के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन समझने का, जो यहाँ से हमें लोहे के इस्तेमाल के एविडेंस ईसा पूर्व 700 से पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार के विदेह और ईसा पूर्व 1000 के आसपास जो पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जो लोहे के एविडेंस प्राप्त होते हैं, लोहे के इस्तेमाल के एविडेंस या साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, उसे उत्तर वैदिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? लोहे को उत्तर वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? श्याम या कृष्ण अयस या काला धातु के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितना ध्यान, अब देखिए आप समझ सकते हैं इसको अगर आप जल्दबाजी में पढ़ोगे, एनसीईआरटी को पढ़ते समय, तो आपका क्या हाल होने वाला है? वही हाल होगा कि आप एग्जाम देते रहेंगे और प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस भी नहीं क्लियर हो पाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप रट करके प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिए, लेकिन आज का प्रीलिम्स रटने वाला नहीं है। आज का जो प्रीलिम्स का एग्जाम वो समझने वाला है। सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ के आप पढ़ेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। तो आप देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट में कितनी गहराई है, और जरा से भी आप गलती करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। जरा से भी आपके सम्मुख जो स्टेटमेंट आएगा और आपके सम्मुख स्टेटमेंट जो आएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जान नहीं पाएंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। आपने देखा किस तरीके से भारत और अफगानिस्तान का जब मैं एनालिसिस कर रहा था, यहाँ पे आप देख कितना अंतर। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में हमें लोहे देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या, वास्तव में क्या है? वास्तव में वो लोहा नहीं है। वास्तव में क्या है वो? वास्तव में लोहा नहीं है। वास्तव में लोहा नहीं है तो क्या है? वास्तव में क्या है वो? वास्तव में लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं, और जिसे तांबा से अलग नहीं किया गया है। यानी इन लोगों को अफगानिस्तान और भारत के लोगों को इस टाइम लाइन पे ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1900 के बीच इन्हें लौह अयस्क के ताम्र वस्तुओं से तांबे को अलग करना नहीं आता था। यानी इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक इनको पता नहीं थी। अब केवल आपने सरफेस पे एक पॉइंट रख लिया और इसके अंदर की जो गहराई वो आपने नहीं समझा, तो कैसे आप इस स्टेटमेंट पे अगर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो आप कैसे आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कैसे आप प्रीलिम्स एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है क्लियर करना, और आज आप इसको समझ करके पढ़ेंगे तभी होगा। रट करने से काम चलने वाला नहीं है। यूपीएससी एग्जाम का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, बार बार जो बदलता हुआ पैटर्न है वो यही दर्शा रहा है कि आप अगर रट के पढ़ेंगे तो एग्जाम कभी नहीं क्लियर होगा। एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आप समझ के पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा। एनसीईआरटी की प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक फैक्ट को आप सही तरीके से क्लियर करोगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।